जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज की इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की 6 क्लास की SCERT की साइंस की बुक का डिस्कशन हमने शुरुआत किया है। उस सीरीज में जो आप देखेंगे कि जो एक पहला वीडियो जो कि अध्याय नंबर 1 का हमने रिलेटेड था, उससे संबंधित जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, साथ ही साथ अगर बात करें उस बुक में जितने भी क्वेश्चन थे उनका डिटेल में डिस्कशन किया था। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं 6 क्लास की SCERT की, तो उसका दूसरा अध्याय यानी भोजन में क्या क्या आता है इसको देखेंगे। यहाँ से संबंधित क्वेश्चंस जिस प्रकार से प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, या बात करें कि जहाँ से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, इस बुक में जितने क्वेश्चन हैं उनको साथ ही साथ डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग साथ साथ चलिएगा, साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप बार बार SCERT नहीं पढ़ पाएंगे, तो इस वजह से कोशिश कीजिएगा कि नोट्स बनाते चलिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज इस अध्याय के। जो आपको देखने को मिल रहा है कि भोजन में क्या क्या आता है, तो आप देख सकते हैं कि अगर भोजन में क्या क्या आता है तो एक थाली में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यही चीज़ इस लेसन में या कहीं इस अध्याय में बताया गया कि भोजन में क्या क्या आता है। तो आप देख रहे हैं कि थाली में रोटी है, साथ ही साथ सैलेड देख रहे हैं, सलाद जिसको कहते हैं, चावल। अगर बात करें तो आप देख रहे हैं कि जो कि सब्जियां हैं, साथ ही साथ अगर बात करें लिक्विड फार्म में जो कुछ लिए जाते हैं, तो आपने देखा था कल की वीडियो के माध्यम से जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जो कि प्लांट्स तथा प्लांट्स के प्रोडक्ट थे। कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो जंतुओं से प्राप्त होते थे, जैसे हमें दूध हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया। अगर वही बात करें तो हमें जो कि आपको देखने को मिल रहा था कि मांस हो गया, ये सब किससे मिलते थे? जंतु प्रोडक्ट थे। कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जो हमें प्लांट से मिल रहे थे, जैसे कि सब्जियां हो गई, सैलेड हो गए यानी सलाद हो गए। तो किससे मिल रहे थे ये सब चीज़ें? तो हमें जंतुओं से मिले। कल की वीडियो के माध्यम से इन चीज़ों को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था। आज हम देख रहे हैं कि भोजन में क्या क्या आता है। तो आप देखते हैं कि भोजन में रोटी आती है, चावल, साथ ही साथ सब्जियां, सैलेड, फ्रूट्स जो आप देख रहे हैं, नींबू हो गया, वहीं या लिक्विड फॉर्म में हमने दूध और मक्खन लेते हैं। साथ ही साथ इन चीज़ों को, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो तब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कई बार होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि भोजन में क्या क्या आता है, तो इन चीज़ों को एक नोट्स बनाते चलिएगा, बेहतरीन नोट, ताकि जब क्वेश्चन यहाँ बने, क्योंकि बारीक चीज़ें होती हैं, मानते हैं कि आपको ये चीज़ें पता होंगी, लेकिन जब एग्जामों में आ जाते हैं तो कई बार यहाँ से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश करिएगा नोट्स बनाते चलिएगा। तो अब देखो जैसे अलग अलग खाद्य पदार्थ में क्या क्या होता है, तो आपसे यही पूछता है कि खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है। तो आप देखते हैं कि खाद्य पदार्थों में हमें देखने को मिलेगा, तो अब देखते हैं कि प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि जो कि रुक्षांश या कहें कि फाइबर्स होते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि प्रोटीन भोजन में हमें क्या क्या मिलता है, तो हमारे शरीर में वृद्धि एवं विकास से स्वस्थ रहने के लिए कुछ आवश्यक पोषक अवयव की होती है। यही अवयव होते हैं तो पोषक तत्व कहलाते हैं। यानी आप बुक में देख रहे हैं कि लिखा हुआ है यहाँ पे कि हमारे शरीर में की वृद्धि एवं विकास तथा स्वस्थ रहने के लिए कुछ पोषक तत्वों की अवयवों की आवश्यकता होती है। यही अवयव जो कि पोषक तत्व कहलाते हैं। तो आपसे कोई हेडिंग पूछ सकता है पोषक तत्व क्या होते हैं, ये इनके शरीर में क्यों आवश्यकता होती है? तो हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होती है। तो इस चीज़ को कोशिश करिए कि नोट करते हुए चलेगी। अब वही बात करें कि भोजन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो भोजन में आप देख रहे हैं कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होता है तथा खनिज लवण होता है। कुछ मात्रा में जो कि रुद्रांश कहें या फाइबर या रेशा भी हमारे जो भोजन में होता है। तो इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा, भोजन में क्या क्या होता है, पोषक तत्व किसे कहते हैं, हेडिंग लिख लीजिएगा। इसके बाद पोषक तत्व की परिभाषा लिख लीजिएगा। अगर बात करें तो जैसे कि पोषक तत्व में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये चीज़ को भी लिख लीजिएगा। तो पोषक तत्व में आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, साथ ही साथ बात करें खनिज लवण आते हैं, तो इनको भी कोशिश कीजिएगा नोट करते चलिएगा। अगर आप बात करते हैं वहीं कुछ जांचों के बारे में कि यानी हम कार्बोहाइड्रेट की जांच कैसे करेंगे, प्रोटीन की जांच कैसे करेंगे, वसा की जांच करके कि कौन से पदार्थ में क्या प्रोटीन है, तो इन चीज़ों को भी यहाँ से क्वेश्चन देखे। तो मंड की जांच के लिए आयोडीन के घोल का प्रयोग किया जाता है, वही चीज़ यहाँ पर आपको बताया गया है।
आप देखिएगा कि मंड की जांच आपसे पूछता है कि मंड या कार्बोहाइड्रेट की जांच के लिए किस तत्व की या बात करें किस तत्व की आवश्यकता है, तो आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो इनको लिख लीजिए कि मंड की जांच, मंड कहें या फिर कार्बोहाइड्रेट की जांच के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो आयोडीन की तनु विलयन की आवश्यकता होती है। तो ये चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको कोशिश करिएगा कि नोट कर लीजिएगा। तो पदार्थ लीजिए, बट फिर साथ साथ कि कैसे पहचान करेंगे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है या मंड है। तो यदि किसी पदार्थ में आयोडीन का तनु विलयन डालते हैं तो वो काला या नीला या काला हो जाता है। यदि नीला और काला हो जाता है तो उसमें मंड उपस्थित है। तो इस वजह से आप इस पहचान कर सकते हैं। अगर वही बात करें प्रोटीन की जांच कैसे करेंगे, तो प्रोटीन की जांच के लिए आप कर सकते हैं कॉपर सल्फेट, साथ ही साथ कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। अगर पदार्थ में बैंगनी रंग उपस्थित हो यानी बन जाता है तो वो उसमें प्रोटीन की उपस्थित होती है। यदि बैंगनी रंग नहीं बनता है तो जो उसमें प्रोटीन की आवश्यकता नहीं यानी प्रोटीन नहीं होता है। तो इन चीज़ों को नोट कर लीजिए कि प्रोटीन की जांच किससे की जाती है। तो प्रोटीन की जांच में कॉपर सल्फेट साथ ही साथ कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। यदि उसमें बैंगनी रंग बन जाता है तो प्रोटीन प्रेजेंट्स है, यदि बैंगनी रंग नहीं बनता तो प्रोटीन नहीं है। तो इन चीज़ों को कोशिश कीजिएगा नोट करते चलिएगा। अब वसा की जांच के लिए एक पेपर लीजिए, वसी पदार्थ जितने हैं अभी आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से पदार्थ वसी है, कौन कौन से पदार्थों से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, कौन कौन से पदार्थों से हमें विटामिन मिलते हैं, विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं तो उन सभी को भी हमें आगे पढ़ने को मिलेगा। तो वसा की जांच के लिए आप कोई वसी पदार्थ लीजिए, पेपर में रोल कीजिए। इसके बाद आप देखेंगे कि रोल करने के बाद थोड़ी देर आप रखेंगे तो उसमें से पेपर में कुछ अगर जो कि ऑयल चीज़ लग जाता है तो उसमें वसा है, यदि ऑयल नहीं लगता है तो उसमें वसा नहीं। तो ऐसे एक क्वेश्चन जनरली आप जानते हैं, समझ रहे हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एग्जामों में आ जाती हैं तो फिर वहाँ कई बार गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश कर दीजिएगा इन चीज़ों को आप नोट करते चलिएगा। अब यहीं आप देख लीजिए, खाद्य पदार्थ में अनेक पोषक तत्व होते हैं, जिसमें अगर बात करें तो कुछ में किसी एक पदार्थ में मंड, प्रोटीन, वसा परीक्षण का अवलोकन हमने कर ही लिया। अगर वही बात करें कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन, वसा के अलावा विटामिन, खनिज लवण जैसे अन्य पोषक तत्व भी हमारे शरीर में वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अब वही आपको देखने को मिल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, तो आप कोशिश कीजिएगा कि यहीं लिख चलिएगा कार्बोहाइड्रेट यानी विभिन्न जो पोषक तत्व है। दूसरी हेडिंग आपको जो देखने को मिल रही है कि विभिन्न पोषक तत्व, साथ ही साथ हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक होते हैं तो कौन कौन से होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। आप कोशिश करिएगा इनको लिखते चलिएगा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि बार बार आप SCERT नहीं पढ़ पाएंगे। तो इस वजह से एक बार इस चीज़ को पढ़ लीजिए, शॉर्ट नोट बना लिए कार्बोहाइड्रेट के पोषक तत्व कौन कौन से आते हैं या स्रोत कौन कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं बाजरा, गेहूँ, मक्का, साथ ही साथ बात करें शकरकंद, गन्ना, पपीता और आम और चावल, ये क्या है कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। अभी आपको हो सकता है कि चीज़ें क्लियर ना हो रही कि किस टाइप के यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो आगे क्वेश्चन जो दिए गए हैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो दिए गए हैं उनको भी हम डिस्कशन करेंगे। तो आपके दिमाग में एकदम चीज़ें सब क्लियर क्रिस्टल हो जाएंगी कि किस टाइप के यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बस फ्रेंड्स नोट्स बनाते चलिए ताकि आपके पास एक नोट्स हो जाए, या फिर आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, दोबारा देख करके नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामों में आपको देखने को मिलेंगे। तो हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोतों में जो कि बाजरा, गेहूँ, मक्का, शकरकंद, गन्ना, चावल और पपीता, इन सब स्रोत जो कि आते हैं। आलू भी जो कि कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। तो इन चीज़ों को नोट करते जाइए। हमारे शरीर कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। यानी आपसे पूछेगा कि कौन से पोषक तत्व हैं जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, तो आप लिखिएगा ऊर्जा देने वाले पोषक तत्वों में जो आपको देखने को मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, साथ ही साथ अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा वसा। अब आपसे पूछता है कि सर्वाधिक ऊर्जा हमें किससे मिलती है, वसा से मिलती है या फिर कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो सर्वाधिक वसा जो या हमें अधिक ऊर्जा जो हमें प्राप्त होती है तो वसा से प्राप्त होती है। कितने, तो 1 ग्राम वसा में आप देखेंगे कि 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी जो कि हमें
उस ऊर्जा का है या एनर्जी हमें एक शरीर के लिए प्राप्त होती है। तो इस चीज़ को भी फ्रेंड्स लिख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वही बात करें एक एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी वसा प्राप्त होती है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.3 किलो किलो कैलोरी एनर्जी की प्राप्त होती है। तो इस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट डालिएगा, कार्बोहाइड्रेट के आगे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में लगभग 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। इस चीज़ को लिख लीजिएगा। उसके स्रोत लिख लीजिए, कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। ऊर्जा देने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा है। इन चीज़ों को नोट करते चलिएगा। वहीं आपको देखने को मिल रहा है कि वसा के स्रोत कौन कौन से हैं। तो वसा के स्रोतों की बात करें तो मूंगफली, जितने भी ऑयली प्रोडक्ट्स हैं उन सब से हमें क्या मिलता है, तो वसा मिलता है। गिरी हो गया, तिल हो गया, नारियल तेल, सरसों, साथ ही सोयाबीन, मूंगफली का तेल, ये सब क्या है, तो फैट्स के स्रोत हैं, या कहें कि वसा के स्रोत है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को एग्जामों में मिलेंगे। अगर वही बात करें हम लोग प्रोटीन के स्रोत, तो प्रोटीन की जो जंतु स्रोत है, तो आप देख सकते हैं मछली से दूध से, मांस से, पनीर से और अंडा से, यानी ये जंतु स्रोत हैं जो प्रोटीन के हैं। तो आपसे यही पूछेगा प्रोटीन की जंतु स्रोत कौन कौन से हैं, तो आप बताइएगा कि मछली हो गया, कोशिश कीजिएगा कि इनको नोट करते चलिएगा। दूध हो गया, वहीं पे मांस अगर बात करें तो आपको पनीर, और बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि अंडा। इन सब से हमें क्या मिलता है, तो प्रोटीन मिलता है। अगर वही बात करें प्रोटीन के पादप स्रोत, तो सोयाबीन, राजमा, तुअर, मूंग, चना और मटर, इनसे सबसे भी हमें प्रोटीन मिलता है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटीन की इकाई क्या कहलाती है, तो प्रोटीन की इकाई आप कोशिश कीजिएगा कि इसको नोट कर लीजिएगा। प्रोटीन की इकाई कई बार एग्जामों में पूछता है, तो अमीनो अम्ल होती है। अमीनो अम्ल होती है, अम्ल होती है। जब यहाँ से आप क्वेश्चन पूछेगा तो कई बार आप एग्जाम में फंसेंगे। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक होते हैं, तो वृद्धि और विकास के लिए, शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए हमारे शरीर को किसकी आवश्यकता होती है, तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इन चीज़ों को क्या कीजिएगा कि नोट करते चलिएगा। हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए किसकी आवश्यकता है, प्रोटीन की आवश्यकता। प्रोटीन की इकाई क्या होती है, अमीनो अम्ल होती है। आप देख रहे हैं कि जैसे अंडा हो गया, तो अंडा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो अंडा में अल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है, इसको भी नोट कर लीजिए। मांस में तो एक्टिन प्रोटीन कहें, या फिर अगर बात करें तो मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, इनको भी नोट कर लीजिएगा। वहीं आपसे पूछता है कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो दूध में आपको देखने को मिलेगा कि केसीन प्रोटीन पाई जाती है, केसीन प्रोटीन, साथ ही साथ कैरोटीन प्रोटीन, ये 2 प्रोटीन जो कि दूध में आपको मिलेंगे। तो दूध अगर सफ़ेद है तो उसमें सफ़ेद दूध में जो आपको दूध का सफ़ेद किसके कारण, केसीन प्रोटीन के कारण। दूध का पीलापन किसके कारण, तो आपसे ये क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, तो कैरोटीन के कारण। तो इस चीज़ों को कोशिश करते चलिएगा कि नोट करते चलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वहीं बात करें आपको जो गेहूँ से कौन सी प्रोटीन मिलती है, या गेहूँ में कौन सी, तो ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो जीन प्रोटीन जो आपको देखने को मिलेगी। सारे क्वेश्चन जो कि आप प्रीवियस ईयर या फिर अगर बात करें तो एनसीईआरटी की फैक्ट है, तो आप इनको भी कोशिश कीजिएगा कि यहीं पर नोट करते चलिएगा। प्रोटीन हेडिंग डालिएगा, प्रोटीन की इकाई क्या है, प्रोटीन के स्रोत क्या है, प्रोटीन किन किन, जैसे कि मांस में कौन सी प्रोटीन मिलती है, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, अंडा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो इन चीज़ें जब पूछी जाती है तो कई बार गलती होगी, तो कोशिश कीजिएगा इन सारी चीज़ों को नोट करते चलिएगा। अब हम लोग बात करते हैं जैसे कि प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर में, आप देख रहे हैं कि यहीं वृद्धि एवं स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता होती है। शरीर में वृद्धि एवं विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वही बात करें विटामिन के लिए, विटामिन हमारे शरीर में रक्षा प्रतिरक्षा विकसित कौन करता है, तो विटामिन करता है। साथ ही साथ हड्डियाँ, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के में भी सहायता कौन करता है, तो विटामिन करता है। आप देखते हैं कि शरीर में प्रतिरोधी प्रक्रियाओं को बढ़ावा कौन देता है, तो विटामिन से देते हैं। बात करें विटामिन के बारे में, तो विटामिन से, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, बहुत सारे विटामिन है जो आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हम आगे के
पढ़ेंगे विटामिन से एक ही जगह, विटामिन से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, जल में घुलनशील विटामिन हो या वसा में घुलनशील विटामिन, कैसे इन चीज़ों को याद करें, साथ ही साथ यहाँ से कैसे क्वेश्चन भी, तो उन सभी को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। या फिर अगर डिस्कशन की बात करें तो हम शुरू कर ही देते हैं यहाँ पर डिस्कशन। विटामिन में से जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, आप कोशिश कीजिएगा कि विटामिन हेडिंग डाल करके नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से अगर विटामिन की मिलता है, खोज किसने की थी, तो खोज की अगर बात करें तो ल्यूमेन ने की थी, ल्यूमेन ने की थी, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। नामकरण की बात करें तो नामकरण जो किया था किसने किया था, तो नामकरण जो किया था तो फंक महोदय ने किया था। कब किया था, तो 1912 में। ये सारे क्वेश्चंस NCERT के क्वेश्चंस हैं। साथ ही साथ बात करें फ्रेंड्स, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, तो इन चीज़ों को नोट करते चलिएगा। विटामिन की खोज ल्यूमेन ने, नामकरण फंक महोदय ने कब किया था, 1912 में। तो अगर जनरली तरफ से देखा जाए तो जो कई बार आपको देखने को मिलेगी खोज फंक महोदय ने किया था, तो ये भी सही है। तो खोज की अगर प्रॉपर बात करें तो ल्यूमेन, अगर बात कर ले कि नामकरण की, तो फंक महोदय कब किया था, 1912 में। इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। अब वही बात करता है सबसे पहले खोजा गया विटामिन, सबसे पहले खोजा गया विटामिन, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलता होगा। तो जो सबसे पहले खोजा गया विटामिन था तो विटामिन डी था। विटामिन डी सबसे पहले खोजा, किसने खोजा था, तो हॉपकिंस ने खोजा था। इस विटामिन की विशेषता क्या है, तो इसको हार्मोन विटामिन भी कहते हैं, हार्मोन विटामिन कहते हैं। तो इस चीज़ को भी नोट करते चलिएगा कि सबसे पहले खोजा गया विटामिन डी है। विटामिन डी किसने खोजा था, हॉपकिंस ने खोजा था। इसको और किस नाम से जानते हैं, तो हार्मोन विटामिन के नाम से जानते हैं। इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए। अब आप देखते हैं विटामिन को, अगर विटामिन देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि विटामिन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील, यहाँ से कन्फ्यूजन बहुत सारे होंगे, तो उन सभी को हम लोग डाउट करने की कोशिश करेंगे। वसा में घुलनशील, वसा में, तो अगर जल में घुलनशील आपको देखने को मिलेगा बी, और यानी कम्प्लेक्स बी कहें, और सी, बी और सी ये विटामिन किस में है, तो जल में घुलनशील है। अगर वसा में घुलनशील की बात करें तो कई बार फ्रेंड्स लोग ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं कि ए, डी, साथ ही साथ ई और के, ये कुछ विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील है। तो कीड़ा के नाम से इसको ट्रिक से भी लोग याद करते हैं। तो आप वैसे ही याद कर लीजिएगा, हम आपको एकदम याद करा देंगे। यहाँ से संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की हम आपको श्योर करा दे रहे हैं। तो कई बार कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील है, कौन सा विटामिन है जो कि जल में घुलनशील, उससे बचे कैसे, तो जल सबसे पहला कौन सा है, जल में घुलनशील कौन कौन से हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। अब इनको याद कैसे करें हम, तो कोशिश कीजिएगा, जैसे कि देखिए जल से संबंधित टर्म आया है, तो जल कहाँ पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है। समुद्र में, नदी में, तालाब में, इन सब में क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। तो कैसे याद करें कि किसमें क्या है, तो समुद्र से संबंधित दो टर्म आप देखने को मिलते हैं, एक मिलता है बीच, दूसरा मिलता है, अगर समुद्र की इंग्लिश की बात करें तो सी मिलता है। तो बीच, जल, समुद्र में क्या होता है, जल होता है। समुद्र से संबंधित क्या है, तो बीच और सी, ये दोनों संबंधित है। तो इस तरह से भी आप एक चीज़ रिलेट करके याद कर लीजिए। एक बार अगर ये चीज़ दिमाग में आपकी चली जाएंगी तो यहाँ से जो बनने वाले क्वेश्चन है आप एकदम पकड़ पाइएगा। तो इस चीज़ को आप दिमाग में डाल लीजिएगा कि जो विटामिन बी और सी है वो जल में घुलनशील है। तो एक बार आप इन चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा तो आपके दिमाग में एकदम चली जाएगी। अब हम लोग एक एक करके सारे विटामिन हैं उनसे संबंधित होने वाले रोग कौन कौन से हैं, कौन कौन से विटामिन के स्रोत कौन कौन से, उनको सभी को, जैसे आपको आगे देखने को मिल रहा है कि विटामिन ए के स्रोत कौन से, विटामिन बी के स्रोत, विटामिन सी के स्रोत और विटामिन डी के स्रोत, इन सभी को हम लोग पढ़ने से पहले सबसे पहले जो विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन बी यानी वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, तो विटामिन ए हो गया। तो अगर ट्रिक से याद करना चाहें तो आप याद सकते हैं कि कीड़ा, के, ई, साथ ही साथ डी और ए, ये कई बार यहाँ से भी बच्चे याद करते हैं, तो आप चाहें तो यहाँ से भी याद कर सकते हैं। वरना हमने बता दिया कि बी और सी जो कि जल में है, इसके बाद जितने भी विटामिन है वो जो कि वसा में घुलनशील है। एक सिंपल से आप इस चीज़ को देख लीजिएगा।
अब बात करें जैसे कि विटामिन ए के बारे में, तो विटामिन ए का जो साइंटिफिक नाम है सबसे पहले यही पूछता है कि विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का साइंटिफिक नाम की बात करें तो आप देखते हैं कि रेटिनॉल है। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो कमी से होने वाला रोग आपको देखने को मिलेगा, जो बच्चों में देखने को मिलेगा, यही क्वेश्चन पूछता है। तो बच्चों में देखने को मिलेगा रतौंधी रोग देखने को मिलेगा। अगर वहीं वयस्कों में बात करें, वयस्कों या पुरुषों में बात करें तो आपको देखने को मिलेगा जीरोपैथेलमिया। जीरो आप कोशिश कीजिएगा कि नोट करते चलिएगा कि पैथेलमिया कौन सा होता है? जीरोपैथेलमिया, यानी आपको कई बार यहाँ से देखने को मिलेगा। बहुत सारे एग्जामों में जब यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कि वयस्कों विटामिन ए की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग होता है, तो जीरोपैथेलमिया होता है। बच्चों में कौन सा होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो होता है रतौंधी रोग होता है। अब स्रोत की बात करें, आप स्रोत लिख लीजिए विटामिन ए के स्रोतों के बारे में। आम हो गया, मछली हो गया, दूध हो गया, पपीता हो गया, गाजर हो गया, ये किसके स्रोत हैं? तो आपको देखने के लिए विटामिन ए के स्रोत है। इन चीज़ों को नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। कई बार जो कि आपको देखने को मिलेगा कि एग्जाम में जब पूछ लेता है तो बहुत सारे एग्जामों में आपके ये गलत होते हैं कि विटामिन ए के स्रोत कौन से हैं। या फिर ये कहें जितने भी पीले गूदेदार प्रोडक्ट्स हैं या फिर जितने भी गूदेदार फल हैं उन सब में जो पाया जाता है तो विटामिन ए पाया जाता है। इस चीज़ को भी नोट करते चलिएगा। अब बात करते हैं हम लोग विटामिन ई के बारे में, विटामिन डी के बारे में। तो डी कैल्सीफेरॉल साइंटिफिक नाम की बात करें, डी कैल्सीफेरॉल इसका साइंटिफिक नाम है। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आपको देखने को मिलेगा जो बच्चों में होता है तो रिकेट्स होता है। रिकेट्स हो जाता है। क्या होता है? तो रिकेट्स हो जाता है। तो बच्चों में होने वाला। वयस्कों की बात करें तो वयस्कों में आपको देखने को मिलेगा, अगर बात करें वहीं तो ऑस्टियोपोरोसिस अब इन चीज़ों को नोट करते चलिएगा फ्रेंड, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन डी का साइंटिफिक नेम, तो डी कैल्सीफेरॉल होता है। बच्चों में होने वाला कमी से रोग रिकेट्स होता है। वयस्कों में होने वाला रोग तो ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टोमेलेसिया होता है। और विटामिन, अगर हम डी के स्रोत की बात करें तो विटामिन डी के स्रोत, इन चीज़ों को नोट करते चलिएगा। तो विटामिन डी के जो स्रोत हैं आपको मछली से, अंडा से, कलेजा से, दूध और मक्खन से प्राप्त होता है। तो इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। अगर वहीं बात करें अब हम लोग विटामिन ई के बारे में, यानी विटामिन ई के बारे में, तो विटामिन ए से भी संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो टेकोफेरॉल इसका साइंटिफिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल है। अगर बात करें इससे संबंधित होने वाले रोग, तो जो पुरुषों में होता है, पुरुषों में होने वाला यही पूछता है कि पुरुषों में तो नपुंसकता होता है, नपुंसकता रोग होता है। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में जो होता है वो बांझपन होता है, बांझपन होता है। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। विटामिन ई, इसकी कमी से होने वाला रोग टेकोफेरॉल, पुरुषों में होने वाला नपुंसकता, महिलाओं में बांझपन होता है। अगर बात करें वहीं हम लोग इसके स्रोत कौन कौन से, इसके संबंधित और क्या है, तो इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ब्यूटी विटामिन कहते हैं। अगर बात करें इसको, तो इसको अगर बहुआ बात करें तो रिप्रोडक्टिव विटामिन कहते हैं, रिप्रोडक्टिव विटामिन भी कहते हैं। ब्यूटी विटामिन और रिप्रोडक्टिव विटामिन यानी जनन विटामिन कहें या फिर सुंदरता विटामिन कहते हैं। तो इसको भी इन नामों से भी जाना जाता है, तो इनको भी आप नोट करते चलिएगा। अगर स्रोतों की बात करें तो स्रोतों में आप देख सकते हैं कि स्रोतों में तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। अब वही बात करते हैं हम लोग आगे, जो कि कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि विटामिन के, जो कि ए हो गया, अब विटामिन के बचता है तो विटामिन के आपको देखने को मिलेगा। तो इसको फाइलोक्विनोन जो कि आपको देखने को मिलेगा। फाइलोक्विनोन इसका साइंटिफिक नेम है। इसकी कमी से होने वाला रोग तो रक्त का थक्का नहीं बनता। साथ ही साथ अगर इससे संबंधित बात करें तो शरीर में जो कि स्टोर होने वाले विटामिन जो कि बड़ी आंत में आपको देखने को
तो मिलता है कि विटामिन में इसका स्टोरेज होता है। वहीं रक्त का थक्का ना बनने देने में भी ये सहयोग होता है। तो यहाँ से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं, तो इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। अब बात करें विटामिन सी के बारे में, तो विटामिन सी के बारे में आप देखें तो विटामिन सी के स्कर्वी, साथ ही साथ इसके होने वाला कमी से होने वाला रोग, तो मसूड़ों में से ब्लड आना, मसूड़ों में ब्लड आना किसके कारण कमी से होता है, तो जो कि होता है आपको देखने को मिलता है तो किसकी, तो विटामिन सी की कमी से होता है। इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं विटामिन बी। जितने भी विटामिन B1 है, B2 है, B3, B4 जितने हैं सब एक ही जगह, हमारे डिस्कशन करने का मतलब ये है सारी चीज़ आपके पास एक ही जगह हो जाए, उनसे संबंधित जितने भी बीमारियाँ हैं अभी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात करें कि इस लिस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि पूरी लिस्ट जो दी हुई है, तो हमारा एक ही जगह डिस्कशन करने का मतलब यही है कि सारी चीज़ें आपको एक ही जगह हो जाए। हालांकि हम इनको आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन कई बार यहाँ से बहुत सारे एग्जामों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसी वजह से हमने एक ही जगह सारी चीज़ें आपको डिस्कशन करा दी ताकि आपको सारी चीज़ें मिल जाए। अब बात करते हैं हम लोग विटामिन B1 के बारे में। तो विटामिन B1 को हम लोग थायमीन के नाम से जानते हैं। थायमीन कौन सा रोग होता है, तो बेरी रोग होता है। अगर वही बात करें B2 के बारे में, तो राइबोफ्लेविन के नाम से जान जाता है। अगर बात करें इसकी कमी से कौन सा होता है, तो यही से क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो देखने को मिलेगा जो चिलोसिस होता है, चिलोसिस रोग होता है। B3 आप देखे होंगे तो इसको नियासिन कई बार कहते हैं, तो नियासिन विटामिन कहते हैं, नियासिन विटामिन। इसकी कमी से कौन सा होता है, तो पेलाग्रा होता है, पेलाग्रा रोग होता है। किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B3 की कमी से होता है। वहीं आपसे पूछता है B5, तो B5 आपको देखने को पेंटाथेनिक विटामिन कहते हैं इसको। अगर इसकी कमी से रोग की बात करें तो आप देखते हैं कि जो वाइट हेयर सफ़ेद हो जाता है, यानी हेयरों को सफ़ेद होना किसकी कमी से होता है, तो आपको देखने को मिलेगा कि विटामिन B6 की बात करें तो B6 को पेंटाथेन पायरोडॉक्सिन होता है। B6 कितना होता है, तो पायरोडॉक्सिन होता है, डॉक्सिन। इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। पायरोडॉक्सिन B6 की कमी B6 से होता है, इसकी कमी से तो माइल्ड एनीमिया होता है। विटामिन B7 आपको देखने को मिलेगा कि इसकी कमी से जो कि आपके बालों का झड़ना हो गया, हेयर लॉस जो होता है विटामिन B7 की कमी से होता है। विटामिन B9 की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि फाइलोक्विनोन होता है, जो कि आपको देखने क्विनोन होता है, यानी नियासिन होता है, तो उसकी कमी से क्या रोग होता है। वहीं बात करें आपको देखने को मिलेगा B12 होता है, B12 तो इसका साइंटिफिक नाम तो साइनोकोबालामिन होता है, कोबालामिन। अगर इसकी कमी से होने वाले रोग की बात करें तो आप देखते हैं कि शरीर में स्टोरेज होने वाला विटामिन है। वहीं अब बहुत सारे यहाँ से इसको और किस नाम से जाने जाते हैं, तो इसको नीला विटामिन के नाम से जाने जाता है। इसमें कोबाल्ट की उपस्थिति की वजह से इसको नीला विटामिन भी कहते हैं। तो यहाँ से भी संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब हम लोग देख लेते हैं जैसे स्रोतों के बारे में, तो हमने ए के स्रोत देख लिए। सी के स्रोतों में जितने टमाटर है, संतरा है, अमरूद है, नींबू, मिर्ची, आंवला है। बी के स्रोतों की बात करें, यकृत, चावल, गेहूँ से प्राप्त होता है। डी के स्रोत हमने बात ही कर लिया था। अब हमारे शरीर में कुछ पोषक तत्वों की या खनिज तत्वों की भी अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। तो कौन कौन से खनिज तत्व जो हम होते हैं, तो लौह के लिए आप देखते हैं कि हरी सब्जियां, जिसमें से विशेष रूप से पालक, मेथी तथा केला में पाया जाता है। यानी आपसे पूछते हैं कि लौह में किन किन से पाया जाता है, तो पालक, साथ ही साथ मेथी, और बात करें तो केला। ये चीज़ें लिखते चलिएगा। किससे प्राप्त होता है, तो पालक, मेथी और केला से प्राप्त होता है। कल के वीडियो में भी हमने देखा था कि पालक में ऑक्जेलिक अम्ल भी पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। सारी चीज़ें हम बार बार जो रिवीजन क्यों करा रहे हैं आपको, ताकि यहाँ से जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं तो उनको आप एकदम पकड़ पाए, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
अब वहीं आपको देखते हैं तो हमसे कैल्शियम प्राप्त होता है। कैल्शियम हमें क्या प्राप्त किससे प्राप्त होता है? दूध से प्राप्त होता है। फास्फोरस, कैल्शियम, अंडा, इन सब से भी प्राप्त होता है। तो आपसे पूछता है कि कैल्शियम और फास्फोरस का क्या काम है? तो हड्डी और दांतों को मजबूत करना, दोनों का काम है। वहीं आपको देखने को मिलेगा कि दूध से हमें पोटेशियम प्राप्त होता है। कैल्शियम और पोटेशियम भी प्राप्त होता है। पोटेशियम आप देखते हैं, पोटेशियम के वर्क के बारे में कई बार एग्जाम में पूछता है। तो अगर पोटेशियम तो जो कि देखते हैं कि पौधों में रंध्रों को खुलने में मदद करता है। पौधों को रंध्रों में खुलने में मदद करता है। फ्रेंड्स, ये चीज़ें आपको बहुत सारी बुक देख लीजिए, नहीं मिलेगा। हम एक ही जगह आपको क्यों प्रोवाइड करा रहे हैं? ताकि यहाँ से संबंधित जितने भी फैक्ट, आप कुछ भी मत देखिएगा, सिर्फ इतना अगर वीडियो देख के जाएंगे तो आपके यहाँ से संबंधित क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। इन चीज़ों को नोट करिए। पोटेशियम पौधों की रंध्रों को खुलने में मदद करता है। हृदय की धड़कन को कंट्रोल करता है। हृदय की धड़कन को कंट्रोल करता है। धड़कन को कंट्रोल कौन करता है? तो पोटेशियम करता है। ये भी क्वेश्चन आपको देखने को एग्जामों में मिलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कुछ रुझान या फाइबर्स के बारे में। तो हम सबसे पहले हमसे फाइबर्स पूछता है। तो हमारे शरीर में जल के साथ साथ फाइबर्स की भी आवश्यकता होती है। फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? तो अंकुरित भोजन से मिलते हैं। अंकुरित भोजन, जितने भी अंकुरित बीज हैं, उन सब से हमें क्या मिलता है? फाइबर। साथ ही साथ बात करें तो अन्न का चोकर और सब्जी भी कुछ फाइबर्स का स्रोत होती हैं। तो आप लिख लीजिएगा, रुझांस कहाँ से मिलता है? तो अन्न के चोकर से मिलता है। अन्न के चोकर से कुछ अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा, जो आपको मिलता है सब्जियों से भी मिलता है। सब्जी से भी अगर प्राप्त होता है तो ये चीज़ों को नोट कर लीजिए। यहाँ से पूछेगा क्वेश्चन तो कई बार आप एग्जामों में फंसेंगे। तो कोशिश कर लीजिए कि इन सारों को नोट करते हुए चलेगा। कि अब हमसे ये पूछता है कि हमें रुझांस की आवश्यकता क्यों होती है? तो बहुत सारी बिना हुए रुझांस हमारे शरीर में बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में मदद करता है। तो इन चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। वही बात करें, तीसरी हेडिंग आपको देखने को मिलेगी संतुलित आहार से संबंधित पूछ रहा है। तो संतुलित आहार आपको बात करें जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व जो हमारे शरीर और वृद्धि के लिए आवश्यक भोजन के पोषक तत्व वो प्रेजेंट है, तो उसको संतुलित आहार कहते हैं। यही चीज़ जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फैट्स, इनकी संतुलित मात्रा क्योंकि भोजन में अवेलेबल है या प्रेजेंट है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसको संतुलित आहार कहते हैं। अगर बात करें वहीं अगले टॉपिक की बात, तो अगला टॉपिक जो आपको यहाँ देखने को मिला कुपोषण यानी किसी भी पोषक तत्व की अभाव में अगर कोई बीमारी हो जाती है, तो जैसे आपको देखने को संतुलित भोजन के अभाव में जो बीमारी होती है वो उसको क्या कहते हैं? तो सूखा या बीमारी रोग हो जाती है। तो इस चीज़ को भी आप लिखते चलिएगा। अगर वही बात करें और भी अगर कुछ पॉइंट्स के बारे में, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ देखने को आपको मिल रहा है कि भोजन में प्रोटीन की कमी से क्वाशीकोर रोग हो जाता है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। आप टीआरई एग्जामों में देख लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ था कि प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो क्वाशीकोर विटामिन जो कि आपको देखने को मिलते हैं, तो किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से होती है। कुपोषण किसे कहते हैं? जब शरीर में आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व तो नहीं मिलते, तो इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा। तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्वाशीकोर। बच्चों में मेरास्मस होता है। हमने विटामिन आपको बता दिया, विटामिन ए की कमी से बच्चों में रतौंधी या अंधापन हो जाता है। वहीं अगर बात करें जीरोपैथेलमिया, वयस्कों में जीरोपैथेलमिया होता है। स्रोतों के बारे में गाजर, पके हुए टमाटर, पपीते विटामिन ए के प्रमुख स्रोत है। प्रायः पीले रंग के गूदेदार फल सभी विटामिन ए के स्रोत पाए जाते हैं। अतिपोषण, अभावजन्य रोग, ये सब अगर बात करें अभावजन्य रोग के बारे में, किसी पोषक तत्व के अभाव से जो रोग उत्पन्न होता है वो अभावजन्य रोग होते हैं। तो इन चीज़ों को भी आप नोट करते हुए चलिएगा। वही बात करते हैं अब सारणी के बारे में। तो विटामिन और खनिज लवण होने वाले रोग, तो हमने बताया था विटामिन के रतौंधी, कमज़ोर, रात में कम दिखाई देना, कभी कभी तरह से दिखाई नहीं देता है। विटामिन बी, बेरी, दुर्बल पेशियाँ और काम करने में ऊर्जा कमी होती है। विटामिन सी, स्कर्वी, मसूड़े में खून निकलना, घाव भरना या समय लगना। विटामिन डी, रिकेट, अस्थियों का मुलायम होना। कैल्शियम, अस्थि और दंत क्षय में
कमजोर अस्थियां दांत क्षय के लिए जिम्मेदार होते हैं। आयोडीन से घेंघा रोग होता भी क्वेश्चन भी देखने को आगे मिलेंगे। कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। लौह रक्त अल्पता, इसके लौह के तत्व भी हमने बताया था कि पालक और किससे मिलता है? तो आंवला, इन सब से क्या मिलता है हमें जो देखने को मिलता है। साथ ही साथ मेथी, इनसे क्या मिलता है? तो लौह तत्व मिलता है। इन चीज़ों को भी नोट करते हुए चलिएगा। अगर बात करें कुछ और प्रमुख फैक्ट्स के बारे में, तो क्वेश्चन जो आपको देखने को मिले हैं कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो कि देखिए जैसे किंडवन, ऐसा खमीर उठाने में किंडवन, पप्पू, जलेबी, भटूरा, और बात करें पलुआ, इडली, डोसा, इन सबको बनाने में किसका? तो किंडवन का प्रयोग किया जाता है। ये भी चीज़ आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा। अब इस चैप्टर से हमने क्या क्या सीखा, यानी कि बात करें कि चैप्टर का जो निचोड़ है, तो हमारे भोजन मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, खनिज लवण होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे आहारी रेशे का तथा जल भी होता है। आप देखते हैं कि जो कई बार आपसे पूछता है कि शरीर या कोशिका के विकास के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो जल, अगर बात करें प्रोटीन, फिर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा वसा, फिर बात करें तो आपको कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक मात्रा में किस चीज़ की आवश्यकता होती है, आपसे यही पूछता है। तो सर्वाधिक मात्रा में जो कि जल की, दूसरे स्थान पे जो कि प्रोटीन की, तीसरे में आपको वसा, चौथे में जो कि कार्बोहाइड्रेट, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आप कई बार यहाँ से क्वेश्चन करते हो शरीर की वृद्धि विकास या कोशिका के विकास के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो सर्वाधिक मात्रा में जल, फिर प्रोटीन, फिर वसा, फिर कार्बोहाइड्रेट। इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको जब देखेंगे तो आपसे पूछ लेगा विकल्प दे करके, जल ना दे करके इनमें से कोई दे देगा। तो सर्वाधिक मात्रा में किसकी आवश्यकता होगी? सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वहीं बात करें तो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन और खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन हमारे रोगों से प्रतिरोधी क्षमता विकसित करती है। संतुलित आहार में शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त रुझान जल मात्रा में भी उपस्थित होते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अधिक पोषक तत्व की न्यूनतम कमी से कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अब यहाँ से संबंधित जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन उनको भी देख लेते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि आलू में उपस्थित होता है, तो आलू में मंड उपस्थित होता है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। इन चीज़ों को नोट करें। रुझांश मुख्य स्रोत क्या है? तो रुझांश के ताज़े फल और सब्जियां होती हैं। अगर बात करें भोजन में मंड परीक्षण के लिए, टिंचर आयोडीन के हल्के घोल के कुछ बूंदे मिलाने पर क्या होता है? तो नीला या काला रंग हमने आपको पढ़ाया था। क्योंकि वहाँ हम क्यों बार बार इस चीज़ को पॉइंट कर रहे थे, ताकि जब यहाँ से क्वेश्चन बने तो आप समझ पाएँ उन चीज़ों को। अब यहाँ पे अब आपकी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर होती हुई चली जा रही होंगी कि जो कि मंड की जांच के लिए आयोडीन घोल का प्रयोग किया जाता तो क्या हो जाता था? नीला या काला हो जाता था। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो वसा और कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ाया था। सर्वाधिक मात्रा में वसा से कितना? 1 ग्राम में, जो कि आपको देखने को मिल रहा था कितना? तो 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। तो किस में सर्वाधिक हो गई? तो जो कि आपको वसा में देखने को मिले थे। तो इस चीज़ को भी नोट किए होंगे आप। अगर बात करें जैसे कि विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता? रतौंधी रोग हो जाता था। विटामिन आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। अगर बात करें विटामिन डी की कमी से तो रिकेट्स हो जाता है, हमने डिस्कशन किया है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी सी की कमी से स्कर्वी रोग। इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको एग्जामों में देखने को यहाँ से मिलेंगे, तो इन सभी क्वेश्चंस को भी आप बना लीजिएगा। साथ ही साथ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं यहाँ से बने हैं, आप देखे ही होंगे कि यहाँ से कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंस हैं। तो आई होप कि ये डिस्कशन आपको पसंद आया हो। यदि डिस्कशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल।